मैं अक्सर इस बारे में सोचता था, सर्वाइवल कहानियों में इतने सारे बुरे लोग क्यों आ जाते हैं? शायद इसलिए क्योंकि लेखक सोचते हैं कि ऐसे हालात में लोग चोरी, हत्या और जैसे अपराध जरूर करेंगे, यह सोचकर कि उन्हें रोकने वाला कानून अब नहीं रहा। लेकिन क्या सच में अगर दुनिया खत्म हो रही हो तो इंसान थोड़ा समझदारी से काम नहीं करेगा? लगता है ये सीधी तरीके से नहीं मानेगा। अबे, मार डाले से। अब मेरे सामने इसका जवाब था। मैं उन लोगों को देख रहा था जो मेरी तरफ आ रहे थे, और उस आदमी को भी जो पीछे खड़ा सब देख रहा था। सुप्रीम कठोर जज एक सही फैसला चाहता है। मुझे फिर से समझ आया, इंसानों की कल्पना भले ही पुरानी लगती हो, लेकिन असली इंसान उससे भी ज्यादा घटिया और पुराने सोच के हो सकते हैं। लोहे की पाइप अजीब तरीके से हवा में घूमी। उसका वार जानलेवा नहीं था और ज्यादा दर्द भी नहीं हुआ। अगर तू भागा नहीं तो सच में मर जाएगा, चला जा यहां से। 4 लोग मुझे घेर चुके थे। एक थोड़ा डर रहा था, बाकी 3 ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे थे। शायद उन्हें लग रहा था कि गिनती में वे ज्यादा हैं तो वही जीतेंगे। तुम लोग क्या कर रहे हैं? एक आदमी चिल्लाता हुआ मेरी तरफ दौड़ा, लेकिन वो बिना तैयारी के आया था। मैंने कांटा आगे बढ़ाया। आह, मेरी टांग, मेरी टांग! साले, एक साथ मारो इसे! अब सारे लोग गुस्से में मुझ पर टूट पड़े, लेकिन मैं डरा नहीं। उनकी ताकत बहुत ज्यादा नहीं थी। मैंने उनके वार सह लिए और चुपचाप कांटा मारता रहा। टन, ठाई! सबकी टांगों में चोट लगी और वे दर्द से घुटनों के बल गिर पड़े। लेकिन मैंने किसी को मारा नहीं, क्योंकि इस चुनौती को पूरा करने के लिए सिर्फ उन्हें लड़ने लायक नहीं रहने देना जरूरी था। गुड सुप्रीम्स आपके फैसले से खुश हैं। कुछ सुप्रीम्स आपकी इंसानियत पर हंस रहे हैं। सुप्रीम्स ने आपको 100 सिक्के दिए हैं। अगर मैं किसी की जान लेता तो शायद कुछ समय के लिए सुप्रीम्स का ध्यान मुझ पर आ जाता, लेकिन वो ध्यान बस थोड़ी देर के लिए होता। जरूरत से ज्यादा दिखावा आगे चलकर नुकसानदायक हो सकता है। इस मिशन के खत्म होने में अब 3 मिनट बचे हैं। 2 मिनट पहले ही बीत चुके थे। ऐसे हालात में टाइम का सही हिसाब रखना बहुत जरूरी होता है। ये आदमी आखिर है कौन? मरता क्यों नहीं? तभी पीछे से उनका लीडर सामने आया। तू तो बड़ा टफ लग रहा है, सब पीछे हटो, अब मैं इससे निपटता हूं। भाई, लगता है इसके पास कोई तगड़ा स्पॉन्सर है। अच्छा है, इसके पास तो बहुत सारे कॉइंस भी होंगे। उसके हाथ में काले रंग की चमचमाती लोहे का हैंड ग्लव थे। वो आम हथियार नहीं थे, शायद उसके स्पॉन्सर ने दिए थे। उसने अपने हाथों की उंगलियां चटकाई। कैरेक्टर बिगनेस ने धमकी नाम की ताकत का इस्तेमाल किया है। धमकी काम नहीं कर रही, क्योंकि मेरी ताकत उससे कहीं ज्यादा है। ओह, तू तो डर ही नहीं रहा, मजा आ गया। बोलते बोलते उसने मेरा मुंह पर निशाना बनाकर मुक्का मारा, लेकिन मैं पीछे हट गया और बच गया। वो मुस्कुराया। बढ़िया है। क्या तुम एक्सरसाइज करते हो? भले ही मेरे पास कोई खास चाल स्किल ना हो, लेकिन अगर किसी की फुर्ती लेवल 10 से ऊपर हो तो ऐसे हमले से कोई भी बचा सकता है। मैंने जो सिक्के बचाए थे वो ज्यादातर अपनी ताकत बढ़ाने में लगा दिए थे। अब मेरी कुल बॉडी पावर 33 हो गई थी। अब क्यों ना इस बंदे के बारे में जान लूं। आपकी स्पेशल स्किल कैरेक्टर लिस्ट एक्टिव हो गई है। कैरेक्टर की जानकारी: नाम विघ्नेश चौरंगी, उम्र 34 साल, स्पॉन्सर छोटा मोटा गुंडों का राजा, खास पहचान हमलावर टीम का लीडर, खास स्किल्स नजदीकी लड़ाई लेवल 2, डींगे हाँकना लेवल 2, कर्ज धमकी देना लेवल 1, ताकत के आंकड़े: सहन शक्ति 6, ताकत 7, फुर्ती 6, जादुई शक्ति 2। कुल जानकारी: ये एक आम गुंडा है जिसे बस किस्मत से एक स्पॉन्सर मिल गया। अपनी असली ताकत से ज्यादा बातें बनाता है। ओह, सही है, अब याद आया। विघ्नेश चौरंगी, कोल ग्रुप वाला। क्या तुम मुझे जानते हो? चलो ठीक से सोचता हूं। मुझे ठीक से याद नहीं था, क्योंकि ये बंदा कहानी की शुरुआत में ही गायब हो गया था। लेकिन हल्का हल्का याद आ रहा था कि ऐसा कोई किरदार था, विघ्नेश चौरंगी। ये कुम्हो स्टेशन वाले ग्रुप का सबसे बेवकूफ लड़का था। मेरी जानकारी के हिसाब से इन लोगों को तो चंद्रशेखर ने मार डाला था।
फिर ये अभी तक जिंदा कैसे हैं? ओह, क्या तुम भी वैसे ही हो? तुमने भी लोगों को मारा है ना? हाँ, मुझे लगता है हम दोनों में थोड़ी समानता है। विघ्नेश ने धौंस जमाने वाली स्किल का इस्तेमाल किया। धौंस जमाना ये एक ऐसी स्किल है जो ज्यादातर बदमाशों के पास होती है। इससे दुश्मन की ताकत कम हो सकती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। फोर्थ वॉल ने विघ्नेश की धौंस को रोक दिया। विघ्नेश का आत्मविश्वास तेजी से गिर गया। क्या मुझे नजरअंदाज कर रहे हो? सच में मरना चाहते हो क्या? विघ्नेश ने एक नकली कुश्ती की पोज बनाई और मुझ पर झपटा, लेकिन यह सिर्फ दिखावा था, क्योंकि उसे असली में कुश्ती आती ही नहीं थी। घुमा फिरा कर मत बोल, सीधे आओ। हरामी। विघ्नेश की असली ताकत थी हाथों से लड़ना लेवल 2, यानी नजदीक से हाथापाई करने की स्किल। दूर से उसका कोई जोर नहीं चलता था। मर जा। मेरी फुर्ती उससे कहीं ज्यादा थी, इसलिए उसकी मार मुझ तक पहुंच ही नहीं रही थी। मुझे उसे देखकर थोड़ा दया भी आ रहा था। हर सुप्रीम्स अपने योद्धा को कहानी का हीरो नहीं बनाना चाहता। उदाहरण के लिए, उसका सुप्रीम गुंडाराज बहुत कंजूस था। उसे बेवकूफ लोगों को अपना अवतार बनाना पसंद था ताकि वो दूसरों से पिटते रहे और वह बस मजा लेता रहे। वो था गुंडाराज। गुंडाराज बहुत खुश है। उसने आपको 100 सिक्के दिए हैं। भले ही उसका आदमी पिट रहा था, लेकिन वो मुझे सपोर्ट कर रहा था। पहले मैं इसे एक ही वार में खत्म करना चाहता था, लेकिन अब मामला थोड़ा बदल गया था। साइड मिशन खत्म होने में 2 मिनट बाकी हैं। अब बचे हुए समय का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। साले चूहे। उसकी बातें ऐसी थीं जैसे वह खुद को बहुत बड़ा समझता हो। कितना बेकार इंसान है। हाँ, मैंने तुझे मारा। उसका हमला किस्मत से लग गया, लेकिन मुझे कुछ खास नहीं हुआ, बस थोड़ा सा जलन हुई। कैसे हुआ ये? कैसे? मेरी ताकत का लेवल 12 है और उसकी सिर्फ 7। यही वजह है कि लड़ाई में मैं उससे बहुत आगे हूं। अब मेरी बारी है। मैंने चुप खड़े विघ्नेश का गाल छुआ और फिर जोर से थप्पड़ मारा। उसके कुछ दांत उड़ गए और वह चिल्ला उठा। फिर मैंने एक नुकीली चीज से उसकी बाह को जोर से छेद दिया। मैंने उसकी बाहों को दीवार से सटा दिया और मारना शुरू कर दिया। मैं ऐसे हिस्सों पर वार कर रहा था जहां बहुत दर्द होता है, लेकिन आदमी बेहोश नहीं होता, जैसे पीठ, जांग, पैर की हड्डी और बाजू के पास। गुंडाराज नाम का सुप्रीम बहुत खुश है। उस तारे ने साइड मिशन का समय बढ़ाने की मांग की है। अब समय 1 मिनट और बढ़ा दिया गया है। खून के छींटे इधर उधर उड़ रहे थे। उसके टूटे हुए दांत जमीन पर गिर गए और हड्डियां टेढ़ी हो गईं। लेकिन मैंने लात मारना नहीं रोका। रुको, प्लीज, भाई को छोड़ दो। पास खड़े बाकी लोग डर कर चिल्लाए। मैंने उनकी तरफ एक नजर डाली, फिर जमीन पर पड़ी चोटिल औरत को देखा। इंसान कमजोर थे। इतने कमजोर इंसान इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि दुनिया खत्म हो रही है, इसलिए उन्होंने दूसरों को मार डाला, औरतों के साथ गलत किया और चीजें चुरा ली। क्या यह सब उनके अंदर की आदत या स्वभाव था? मैं सोचने लगा। जब मैंने विघ्नेश की आंखों में डर देखा, एक डरपोक इंसान की आंखें। तुमने ऐसा क्यों किया? यह सवाल अपने आप निकल गया। मुझे नहीं लगा था कि वह इसका कोई जवाब देगा, लेकिन जैसे ही मैं उसे फिर लात मारने जा रहा था, विघ्नेश ने आंखें खोली। हरामी, मार डाल मुझे साले। उसकी आंखों को देखकर मुझे समझ आ गया। उसने अपने तरीके से जवाब दे दिया था। उसकी आंखों में अब जीने की कोई इच्छा नहीं बची थी। हाँ, उसने ये सब अपनी फितरत से नहीं किया था। विघ्नेश की आवाज धीमी होती जा रही थी। कुत्तों सी ये दुनिया। वो इंसान तो उस समय से ही टूट चुका था जब ये दुनिया बर्बाद भी नहीं हुई थी, जैसे मैं था। साइड मिशन खत्म होने में 10 सेकंड बचे हैं। मैंने देर नहीं की और उसकी गर्दन पर जोर से लात मारी। वो बेहोश हो गया। सांसें थम गईं। आपने साइड मिशन पूरी कर ली है। आपको 300 सिक्के मिले हैं। उम्मीद है कि तुम सब खुश हो। गुंडाराज नाम के सुप्रीम को संतोष मिला है और उसने आपको 100 सिक्के दिए हैं। बाकी लोग डरते हुए रेंगते रेंगते मेरे पास आने लगे। कितना डरावना है। उन्होंने विघ्नेश को देखा जो अब पूरी तरह टूटा पड़ा था, फिर मेरी तरफ देखा जैसे मैं कोई कसाई हूं।
और वो लोग बारी का इंतजार कर रहे मुर्गे हों। मैंने बेहोश औरत को उठाया और दुकान से लाए हुए सामान के बैग भी साथ ले ली। अब जब दुनिया खत्म हो चुकी थी तो मुझे एक नई जिंदगी शुरू करनी ही थी। मुझे उस जगह ले चलो जहां तुम्हारा ग्रुप है। गुमहो स्टेशन वो जगह थी जो चंद्रशेखर वर्मा नाम के आदमी के आने के बाद इस इलाके का बड़ा ठिकाना बनने वाली थी। अपनी पहली बार की ट्रैवल में चंद्रशेखर ने गुमहो स्टेशन वाले ग्रुप के साथ मिलकर दूसरा बड़ा मिशन पूरा किया था। इससे उस ग्रुप को नई दुनिया में जीने का मौका मिला। लेकिन वो तो पहली बार की बात थी। तीसरी बार तक चंद्रशेखर पूरी तरह बदल चुका था। अब वो एक ऐसा इंसान बन चुका था जो सब कुछ अपने लिए रखना चाहता था। फिर भी वो कम से कम जगह को ठीक रखने का काम करता था। क्या जो आदमी मुझे रास्ता दिखा रहा था वो थोड़ा हैरान हो गया। मैं बस अपने आप से बात कर रहा हूं, ये मेरी आदत है। षड्यंत्रकारी नाम का सुप्रीम तुम्हारी बातें सुनकर खुश हुआ है। हाँ, खैर इस तरफ चलो। कोल ग्रुप के लोग जो एक दूसरे को सहारा दे रहे थे रुक गए। हम अंधेरे प्लेटफॉर्म से नीचे उतरे और वहां पहुंचे जहां अब भी थोड़ी रोशनी थी। जैसे ही हम सीढ़ियां उतरते गए मुझे लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी। काल ग्रुप आ गया, कुछ लोग घायल हैं। कुछ लोग दौड़कर विघ्नेश और उसके साथियों की मदद करने आए। मुझे देखकर लगा कि यहां लोग काफी तरीके से काम कर रहे हैं। इसी बीच कुछ जान पहचाने चेहरे मेरी ओर भागते हुए आए। अरे रविंद्र जी, रविंद्र जी! शुक्र है, ऐसा लग रहा था कि वो लोग सुरक्षित थे। श्वेता जी, मैं बहुत खुश हूं, सच में बहुत ज्यादा खुश। श्वेता मेरे सामने खड़ी थी, उसके चेहरे पर खुशी थी। मैं थोड़ा हैरान हो गया और झिझकते हुए हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। उसके हाथों पर कई खरोंचें थीं, जिससे पता चल रहा था कि पिछले 4 दिनों में उसने काफी मुश्किलें झेली हैं। तभी मुझे कुछ महसूस हुआ और किसी ने मेरी टांग पकड़ ली। आप जिंदा हैं? वो गौरव था। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। तुम सब ठीक तो हो? गौरव ने सिर हिलाकर हाँ कहा। वो बहुत दुबला लग रहा था, शायद बहुत भूखा था। मैंने बैग से एक चॉकलेट निकाली और उसके हाथ में दे दी। मुझे पता था कि आप जिंदा होंगे रविंद्र जी। हाँ। फिर मैंने हितेश की तरफ देखा। अब वो पहले से ज्यादा मजबूत लग रहा था। शायद उसी ने इन दोनों की हिफाजत की थी। माफ कीजिए, उस समय मैं आपको छोड़कर चला गया था। कोई बात नहीं, हालात ही ऐसे थे। अच्छा हुआ कि चंद्रशेखर जी ने पहले कह दिया था। चंद्रशेखर, उसका नाम यहां। हितेश ने मेरी शक्ल देखी और बोला, चंद्रशेखर वर्मा ने कहा था कि शायद रविंद्र जी जिंदा होंगे। अब वो कहां है? वो अब यहां नहीं है। यहां नहीं? चंद्रशेखर जी कल स्टेशन से चले गए थे। तो हितेश की बात पूरी होने से पहले ही मुझे सब समझ आ गया। हां, वही है जो हमेशा जल्दी में रहता है। ओ हां, मुझे एक और इंसान की याद आई। डिपार्टमेंट हेड। श्वेता अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अचानक कुछ आदमी वहां आ गए। सब हट जाओ रास्ते से। मुझे कुछ सुनने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं समझ गया कि क्या हो रहा है। 3-4 आदमी जिनके हाथ में हथौड़ी और पाइप थे मुझे घेरने लगे। उनमें से एक चेहरा मुझे पहचान में आया। तो तुम? वो हिमेश सैनी था जिसने मुझे पहले धोखा दिया था। अब उसकी हालत देखकर लग रहा था जैसे उसने भूत देख लिया हो। शायद वो अब इस ग्रुप में शामिल हो गया था। इसे हटाओ यहां से, ये बहुत बुरा इंसान है, इसे यहां नहीं होना चाहिए। जो चोर होता है वही सबसे ज्यादा डरता है। हिमेश चिल्लाने लगा, लेकिन बाकी लोग उसे देखकर कुछ नहीं बोले। सब एक दूसरे को देख रहे थे पर कोई आगे नहीं आया। कुछ गड़बड़ थी। हिमेश सबके बीच में था, फिर भी कोई उसकी बात नहीं मान रहा था। हाँ, हिमेश भाई, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। क्यों ना हम शांति से रहते। हाँ, वो तुम नए हो? लोग साइड में हो गए और एक रास्ता बन गया। उस रास्ते से एक पतला सा आदमी आया। उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि उसके पास कोई ताकतवर स्पॉन्सर है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूं? रविंद्रनाथ सिंह। रविंद्रनाथ? ठीक है, मैं हूं चंदन कुमार। चंदन कुमार, यह नाम मुझे कुछ याद दिला रहा था। मैंने कांटे वाले हथियार को और कसकर पकड़ लिया।
शायद यही कॉल ग्रुप का लीडर था। इसके आधे से ज्यादा आदमी मुझसे हार चुके थे, इसलिए अब ये खुद आया था। मैंने सुना है कि तुमने राक्षस से लड़कर मेरे कुछ साथियों को बचाया है। क्या? सब लोग ध्यान दो, हमारे पास एक बहादुर नया साथी आया है। चंदन के इतना कहते ही सब लोग मुझे देखने लगे। इस वक्त मुझे समझ आ गया था, हिमेश में इतनी ताकत नहीं हो सकती थी। असली लीडर तो चंदन था। वाह, खाना है। भूखी नजरों ने सीधे दुकानों के बैग को देखा। तभी चंदन बोला, जैसे वो पहले से तैयार हो। उसने ये खाना हमें लाकर दिया है। ये इंसान बहुत अच्छा है। ये सुनकर सब लोग मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं कोई मसीहा हूं। बच्चा गोद में लिए मां और घायल बुजुर्ग मुझे उम्मीद से देख रहे थे। चंदन कुमार, मुझे याद आ रहा है। हां, ये आदमी गुमो स्टेशन वाले ग्रुप में था। सुप्रीम षड्यंत्रकारी बहुत खुश है। इस बर्बाद दुनिया में असली खतरा चंदन जैसे लोग नहीं थे। जो लोग परेशान थे वो मेरे लिए कोई खतरा नहीं थे। सच में खतरनाक लोग वो थे जो दूसरों की परेशानी और डर को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते थे, जैसे ये इंसान। गुमहो स्टेशन में आपका स्वागत है रविंद्र जी। चंदन मुझे देखते हुए मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो अंदर ही अंदर मजे ले रहा था। उसे ये नहीं पता था कि इसी पल उसका किस्मत तय हो चुका है। चंदन के बीच में टांग अड़ाने के बाद भी सुप्रीम्स ने कोई इनाम वाली लड़ाई नहीं मांगी। मतलब उसे अभी संभालने का सही समय नहीं था। आधे दिन तक मैं गुमहो स्टेशन की स्थिति समझने में लगा रहा। ज्यादातर जानकारी हितेश ने दी। अभी गुमहो स्टेशन पर 86 लोग हैं। ओह, अब तो 88 हो गए हैं, क्योंकि रविंद्र जी आप आ गए हैं। जो मैंने सोचा था उससे भी कम है। हां, जब यह कहानी शुरू हुई तो सिर्फ स्टेशन के पास वाले और ट्रेन में मौजूद लोग ही बच पाए। मुझे बाकी बात बताने की जरूरत नहीं थी। मैं लोगों के चेहरे देखकर सब समझ गया। जो लोग बचे थे उन्होंने किसी को मारकर ही बच सके। यहां सभी लोगों ने किसी न किसी तरह से मार काट की थी। अभी गुमहो स्टेशन 2 हिस्सों में बंटा है। असल में एक बड़ा ग्रुप है और बाकी सब लोग अलग हैं। हितेश ने गंभीर भाव से लोगों को देखा। कुछ लोग लोहे की पाइप जैसी चीजें पकड़े थे। साफ था कि ताकत किसके पास है। मुझ पर भरोसा रखो, हमारे लीडर बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमें जल्दी ही बचा लेंगे। यह कह रहा था हिमेश, जो कोल ग्रुप का सबसे छोटा मेंबर था। हिमेश ठीक कह रहे हैं दोस्तों, उम्मीद मत छोड़ो, हम सब बच जाएंगे। जो हिमेश के साथ था और असल में सबको कंट्रोल कर रहा था, वह था चंदन। ये लोग मेन ग्रुप थे। मम्मी, बोर हो रहा हूं, क्या मैं फोन पर गेम खेल सकता हूं? थोड़ा रुको बेटा, रेस्क्यू टीम जल्दी आएगी। सरकार कुछ न कुछ जरूर करेगी। कोई देश इतनी आसानी से नहीं टूटता। और जो लोग इस मेन ग्रुप की देख रेख में रह रहे थे और बस हालात सह रहे थे, वे थे बच बचाकर जीने वाला ग्रुप। ये लोग इतने मजबूत नहीं थे कि किसी की जान ले पाते। अगर 100 हत्यारे भी साथ हों तो भी वे ताकतवर और कमजोर में बंट जाते हैं। शायद इन लोगों को लगता था कि वे हत्यारे नहीं हैं। उन्हें लगता था कि उन्होंने जो किया वो मजबूरी में किया। हितेश ने देखा कि मेन ग्रुप लोगों को भड़का रहा है और अब खाना बांटने का फैसला मेन ग्रुप करता है। इलाके की दुकानों और रेस्टोरेंट को पहले ही लूट लिया गया है और जो चीजें अभी खाई जा सकती थीं, वो अब लगभग खत्म हो चुकी हैं। अच्छा, समझ गया। इसीलिए उन्होंने कुछ लोगों को ऊपर भेजा है खाने की तलाश में। हासना जी, जिसे आप साथ लाए थे, वो भी उनके साथ गई थी। हासना? हां, वही महिला जिसे आपने बचाया था। मैंने उसकी ओर देखा जो मेट्रो स्टेशन की बेंच पर लेटी थी। तेज रोशनी में उसका सुंदर चेहरा साफ दिख रहा था। उसके चेहरे की बनावट और हल्की मुस्कान से लग रहा था कि लोग उसे अक्सर सुंदर कहते होंगे। बंदर के फेफड़ों की वजह से अब उसका चेहरा पहले से ज्यादा ठीक लग रहा था। क्या हासना ही अकेली है जो वापस नहीं आई? नहीं, आज सुबह कुछ और लोग भी बाहर गए थे, लेकिन जो लोग कमजोर समूह से थे वही वापस नहीं आए। नहीं आए? हां। हितेश का चेहरा फिर से दुखी हो गया। उसे शायद अंदाजा था कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा।
हाथ रखते ही मुझे यकीन हो गया कि ये इंसान बहुत मजबूत है। उसकी ताकत जल्दी ही लेवल 10 से ऊपर पहुंचने वाली थी। तुमने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? हितेश को किसी ने अपने साथ शामिल होने को कहा होगा, लेकिन आपने मना कर दिया। हाँ, वो बात। सच कहूं तो हितेश की ताकत विघ्नेश से ज्यादा थी, तो फिर चंदन उसे क्यों छोड़ता? मैं ठीक से नहीं जानता, लेकिन मुझे लगा कि मुझे उसका ऑफर नहीं लेना चाहिए। मुझे अच्छे बुरे का ज्यादा पता नहीं है, लेकिन वो थोड़ा शर्माते हुए सिर खुजाने लगा। मुझे अंदर से लगा कि कुछ गड़बड़ है। ये कोई साफ जवाब नहीं था, लेकिन मुझे लगा वो सच कह रहा है। हितेश सच में वैसा ही इंसान था जैसा मैंने सोचा था। तुम हमेशा ऐसे ही रहना, तभी मैं उस पर भरोसा कर सकता हूं। तभी पीछे से एक प्यारी सी आवाज आई। मैंने पलटकर देखा तो श्वेता और गौरव मुझे देख रहे थे। उनके चेहरे छोटे चूजों जैसे लग रहे थे, जैसे मां चिड़िया से खाना मांग रहे हो। उन्हें देखकर मैं मुस्कुरा दिया। ओ हां, अब तो शाम हो गई है। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? लो, एक एक करके ये खाना ले लो। मैंने दुकान से लाया हुआ खाना सबको देना शुरू किया। अरे सच में? क्या मैं ले सकती हूं? इस बार तो फ्री है, लेकिन अगली बार तुम्हें इसके पैसे देने होंगे। हाँ हूं, कितने पैसे देने होंगे? तुम लोगों के पास कॉइन है ना? एक खाने के लिए 10 कॉइन लगेंगे। वो तो। श्वेता और हितेश के चेहरे पर हैरानी थी। लग रहा था उन्हें मेरी बात की उम्मीद नहीं थी। मैं पैसे दूंगी, मुझे फ्री चीजें पसंद नहीं। ये बात उस महिला ने कही जो पहले बेंच पर बेहोश पड़ी थी। अब वो होश में आ गई थी। मैं हासना समीम हूं। सुबह मदद करने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं। मुझे पहले लगा था कि वो सिर्फ प्यारी दिखने वाली लड़की है, लेकिन अब समझ आया कि मैं गलत था। श्वेता, गौरव, सब लोग ध्यान दो। अब मासूम बनने का समय नहीं है। इसने खाना अपनी जान पर खेल कर लाया है। क्या तुम लोग सोचते हो कि ये मुफ्त में देगा? उसके चेहरे पर कोई डर या हिचक नहीं थी। वो सीधे बोल रही थी। माफ करना, श्वेता ने शर्म से कहा। मुझे नहीं सोचना चाहिए था ऐसा। हाँ, हमें पैसे देने चाहिए। मुझे फ्री में कुछ भी लेना अच्छा नहीं लगता। मैं भी हासना से सहमत हूं। अब से मैं भी कॉइन देकर ही कुछ लूंगा। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। लगता है मुश्किल समय में भी हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अगर तुम सब मानते हो तो ठीक है। सबको कॉइन एक्सचेंज करना आता है? हाँ, मैंने सीखा है। बस एक दूसरे की इंडेक्स फिंगर छूनी होती है और फिर बस बोल दो कि कितने कॉइन देने हैं। हासना से शुरू करते हुए श्वेता और हितेश ने खाना पाने के लिए 10-10 सिक्के दिए। अच्छी बात यह थी कि उन्होंने ज्यादा न नुकर नहीं किया जैसा मैंने सोचा था। मैंने ये सब बस कुछ कॉइन्स के लिए नहीं किया था। शुरुआत में मेरा यह फैसला सख्त लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे सबको समझ आ जाएगा कि यह सही था। गौरव ने आपको 20 सिक्के दिए हैं। अरे, तुमने 10 से ज्यादा क्यों दिए? दोपहर में जो चॉकलेट खाई थी उसी के पैसे हैं। जब गौरव ने यह कहा तो उसका चेहरा काफी खुश लग रहा था। शायद नए हालातों में सबसे जल्दी बच्चे ही ढलते हैं, बड़े नहीं। बच्चों के लिए चीजों को नए तरीके से देखना आसान होता है। क्या रविंद्र जी हमारे साथ ही रहेंगे? अरे वो, ये आवाज हितेश की नहीं थी। मैंने पलटकर देखा तो मेन ग्रुप वाला चंदन खड़ा था। हाँ, मुझे पता था वो फिर आएगा। क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूं? उसके पीछे विघ्नेश खड़ा था, जिसके कुछ दांत टूटे हुए थे और जो मुझे घूर रहा था। फिर उसने मुंह फेर लिया। बेवकूफ इंसान। ठीक है, बात करते हैं। मैंने सिर हिलाया और चंदन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या बाकी लोग जरा हट सकते हैं? मैं रविंद्र जी से अकेले में बात करना चाहता हूं। अरे वो नहीं, कोई जरूरत नहीं है, सब सुन सकते हैं। मेरी बात सुनकर चंदन थोड़ा चौंका। हितेश जो हटने वाला था वो रुक गया। हूं, ऐसा है क्या? ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने दिखाया जैसे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो बेंच साफ करके बैठ गया। उसके दोनों तरफ कोल ग्रुप के लोग खड़े हो गए और उसे सिगरेट और लाइटर पकड़ा दिया, जैसे कोई फिल्मी सीन हो। तुम्हें सीधी बात पसंद है, तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। हाँ, बोलो।
हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। इस बात की तो मुझे पहले से ही अंदाजा था। मैं चाहता हूं कि रविंद्र जी हमारे ग्रुप में ऊंचे पद पर रहें। आप और मैं मिलकर ग्रुप को लीड करें। मैं ही क्यों, तुम्हें खुद ही ग्रुप संभालना चाहिए, है ना? चंदन ने चोटिल कोल ग्रुप के लोगों की तरफ देखा। रविंद्र जी ने लोगों को राक्षसों से बचाया है, वह एक हीरो है और एक हीरो को ऐसी जगह मिलनी ही चाहिए। यह सोचने का तरीका थोड़ा अजीब था, लेकिन साफ था कि वो मेरा फायदा उठाना चाहता है। और अगर मैं मना कर दूं? मना? यह तो मजेदार बात है। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि तुम मना करोगे। चंदन ने मेरी ओर सिगरेट का धुआं छोड़ा। रविंद्र जी, यह कोई एहसान नहीं है, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्या तुम इन गरीब लोगों को नहीं देख रहे? लोग हमारी ओर देख रहे थे, गंदे से कपड़े, थके हुए चेहरे। कुछ बच्चे रो रहे थे और बुजुर्ग चुपचाप बैठे थे। मैं बस ये कह रहा हूं कि हम सबको साथ मिलकर जिंदा रहना है। रविंद्र जी, क्या तुम में इतनी ताकत नहीं है? तुम मुझसे असल में चाहते क्या हो? मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो अकेले जाकर खाना लाए और जरूरत पड़े तो लड़ भी सके, जैसे एक हिटमैन। कुछ दिन पहले तक ये काम कोई और करता था। वो अकेले सुरंगों में जाकर खाना ढूंढता था। हम तो बस उससे चीजें ले लेते थे। मुझे पूछने की जरूरत नहीं थी। ये चंद्रशेखर था, लेकिन वो अचानक कल रात चला गया। तो अब तुम चाहते हो कि मैं उसकी जगह लूं? हाँ, और तुम्हारी ताकत तो हमने विघ्नेश के साथ लड़ाई में देख ही ली है। हितेश और हासना चौंक गए। अब उन्हें समझ आया कि क्या हो रहा है। रविंद्र जी, ये तुम्हारे लिए अच्छा सौदा है। तुम लोगों के हीरो बन जाओगे, हमारे लीडर बनोगे, सब तुम्हें पसंद करेंगे और माफ करो, लेकिन मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता और मैं तुम्हारे ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहता। ओह, ऐसा है? और सबसे जरूरी बात यह है कि तुम्हारा तरीका मुझे पसंद नहीं है। मैंने कॉल ग्रुप के तंदुरुस्त लोगों और कमजोर दिखने वाले गरीब ग्रुप के लोगों को देखा। खासकर हासना चंदन को ऐसे घूर रही थी जैसे वो उसका दुश्मन हो। अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हारा मन बदले तो कभी भी आ जाना। ऐसा नहीं होगा। हाँ हाँ, देखते हैं क्या होता है। मुझे जल्दी ही समझ आ गया कि चंदन का मतलब क्या था। जैसे ही कोल ग्रुप के लोग पीछे हटे, बाकी लोग पास आने लगे, जैसे इसी मौके का इंतजार कर रहे हो। ये सभी गरीब ग्रुप के लोग थे। उन्होंने मुझे घेर लिया और बोलने लगे। अरे, क्या ये बात सच है? क्या तुम सच में सारा खाना अपने पास रख रहे हो? जब सबके लिए खाना है तो तुम ही क्यों खाओगे? हम सब यहीं रह रहे हैं, तो खाना सिर्फ तुम्हें क्यों मिले? खाना चंदन भाई को दे दो, वो सब में बराबर बांट देंगे। मुझे सब समझ आ गया था। लोगों के पीछे चंदन मुस्कुरा रहा था, उसके होंठ हिल रहे थे। चुन लो, क्या मैं खाना देकर हीरो बनूं या खुद ही रखकर बुरा इंसान कहलाऊं? अगर मैंने हीरो बनने का फैसला किया तो चंदन की चाल में फंस जाता। फिर खाना सबको बांटने के बाद मुझे उनके साथ मिलकर खाना ढूंढना पड़ता और किसी दिन धोखा भी मिल सकता था। लेकिन अगर मैंने खाना सिर्फ अपने लिए रखा तो बाकी लोग मुझे बाहर निकाल सकते थे। कुछ सुप्रीम्स तुम्हें गौर से देख रहे हैं। षड्यंत्रकारी नाम का सुप्रीम नाक सिकोड़ रहा है। जैसे जैसे लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा, चंदन सामने आया। अरे, सब लोग शांत हो जाइए, शायद कुछ गलतफहमी हो गई है। रविंद्रनाथ सिन्हा ऐसे इंसान नहीं है। अब ये क्या था, कोई नई चाल? रविंद्रनाथ हमारे साथ काम करने को तैयार हो गए हैं। जो खाना वो लाए हैं वो मेन ग्रुप को दिया जाएगा और बराबर बांटा जाएगा। उन्होंने आगे भी हमारे साथ मिलकर काम करने का वादा किया है। उसे पूरा भरोसा था कि मैं उसका साथ दूंगा। अब उससे ज्यादा सुनना मुश्किल हो गया था। रुको, मैं थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। अगर चंद्रशेखर वर्मा होता तो क्या करता? लेकिन फिर याद आया, वो तो यहां है ही नहीं और मैं खुद चंद्रशेखर नहीं हूं। हां, मैं खाना दूंगा। मैंने देखा कि चंदन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। लेकिन मेरी पूरी बात सुनो, लेकिन ये खाना मुफ्त नहीं मिलेगा। चंद्रशेखर की तरह मैं सब कुछ छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन मैं सबकी जिम्मेदारी भी नहीं ले सकता। खाना तो दूंगा,
पर बदले में कुछ चाहिए। लोग चौंक गए, जैसे उन्हें मेरी बात समझ नहीं आई हो। रुको, मुफ्त नहीं है। सुनो, मैं खाना चंदन के ग्रुप को नहीं दूंगा। ना तो मैं कोई चैरिटी चला रहा हूं और ना ही मुझे उन पर भरोसा है। मैंने चंदन की तरफ देखकर मुस्कुराया। मैं सौदा करूंगा, तुम्हें सही कीमत पर खाना बेचूंगा। बेचोगे? क्या? कितने का? पैसे लगेंगे। दूर से मैंने देखा कि चंदन का चेहरा सख्त हो गया। मैं मुस्कुराया। नहीं, मैं सिर्फ कॉइन ही लूंगा। थोड़ी देर बाद सिर्फ वही लोग वापस आए जो मेरे करीबी थे और जो उस बड़े ग्रुप से बाहर थे। वो, रविंद्र जी, क्या यह सही फैसला है? अरे भाई, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। आपने बिल्कुल सही किया। दिल को सुकून मिला। हासना ने हितेश की चिंता को हल्के में टाल दिया। जब मैंने सौदे की बात की तो बहुत से लोग मुझसे दूर हो गए। शायद उन्हें मेरी बात बुरी लगी। मैं हासना से सहमत हूं। यहां के लोग उस बड़े ग्रुप को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। सही कहा, वो लोग। गुम हो स्टेशन पूरी तरह से उनके काबू में है। यहां लोगों को जानवरों जैसा ट्रीट किया जाता है। कभी भी ले जाकर मार दिया जाता है, जैसे आज सुबह मेरे साथ हुआ। हासना का शरीर कांपने लगा। असल में खाना मैं नहीं, बल्कि मैन ग्रुप अपने कब्जे में रख रहा था। उन्होंने सामान बांटने का बहाना बनाकर खाना अपने लोगों को ही दिया। इंसान तब सबसे ज्यादा कमजोर होता है जब उसे लगता है कि कोई उसकी रक्षा कर रहा है। जब एक तरफ से ही कोई ताकतवर बन जाता है तो लोग उस पर निर्भर हो जाते हैं। मैं सहमत हूं। इसलिए मुझे लगता है कि आज रविंद्र जी ने जो कहा वो बहुत जरूरी था। लोगों को खुद से कुछ करने की सोच होनी चाहिए। लेकिन हितेश ने खाने की तरफ देखा। एक भी पैकेट नहीं बिका। एक खाने के लिए 50 कॉइन। क्या ये दाम बहुत ज्यादा नहीं है? क्यों न इसे 10 कॉइन कर दो, जैसे आपने हमारे लिए किया था? ये बात समझ में आने वाली थी। सब लोग बस उस मेन ग्रुप की बात सुन रहे थे और हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। लोगों को थोड़ा वक्त चाहिए था। मैंने शांत होकर कहा, थोड़ा और इंतजार करते हैं। फिर रात हो गई। जमीन से बीच बीच में बड़े राक्षसों की आवाजें आ रही थीं और बहुत लोग डर के मारे सो नहीं पा रहे थे। गौरव और श्वेता पहले ही सो गए थे, जबकि हासना धीरे धीरे झपक रही थी। रविंद्र जी, आपको भी सो जाना चाहिए। मैं पहरा दूंगा। नहीं, ठीक है। हितेश, आप पहले सो जाइए, लेकिन आप थक जाएंगे। मुझे थोड़ा काम करना है। काम? मैंने हितेश के पीछे इशारा किया। वहां कुछ लोगों की परछाइयां थीं और वो अकेले नहीं थे। क्या आप अभी भी खाना बेचना चाहते हैं? आखिरकार लोग हमारी तरफ आने लगे थे। अगली सुबह तक मेरी सारी खाने की चीजें लगभग खत्म हो गई थीं। हासना दुकान की थैलियों को देखकर हैरान थी। हे भगवान, सब कुछ बिक गया? हाँ हाँ हाँ, कितना अजीब है। सब बस चुपचाप देख रहे थे और अब सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, सिर्फ गरीब लोग नहीं आए थे। जो लोग रात में आए थे वो सिर्फ कमजोर ग्रुप से नहीं थे। रविंद्र जी, आपने बहुत गलत फैसला लिया है। उनमें चंदन भी था। आपको इसका पछतावा होगा। मेरे पास जो खाना था उसका आधा से ज्यादा मेन ग्रुप ने ले लिया था। हाँ, उन्होंने कॉइन पूरे दिए थे। हासना ये सुनकर गुस्से में आ गई। तो फिर अब वो लोग फिर से खाना अपने पास ही रखेंगे? कुछ ऐसा ही लगता है। ये क्या है? क्या आप तो ये नहीं चाहते थे कि लोग आपस में चीजें खरीदें बेचें ताकि उन ताकतवर लोगों की पकड़ कम हो जाए? उसकी बात सही थी। मैंने हल्की तारीफ करते हुए जवाब दिया। बिल्कुल सही। मेरा इरादा यही था कि लोग खुद से आत्मनिर्भर बने। तो फिर आपने उन ताकतवर लोगों को खाना क्यों बेचा? इससे क्या बदला? बदला है, मैंने कॉइन कमा लिए। क्या? मैंने एक ही रात में 1450 कॉइन कमा लिए थे। बहुत बड़ी कमाई थी। नहीं, रविंद्र जी आखिर कर क्या रहे हैं? श्वेता, क्या हम इस आदमी पर भरोसा कर सकते हैं? श्वेता थोड़ी घबरा गई जब सबकी नजरें उस पर गईं, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उस पर भरोसा है। मुझे थोड़ी झिझक महसूस हुई। रविंद्र जी, क्या आपने अपने लिए कुछ खाना बचाकर रखा है? नहीं, सब बेच दिया। हासना का मुंह खुला का खुला रह गया।
जैसे उसे यकीन नहीं हुआ। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने मुड़कर देखा, वो एक बिस्किट था। हूं, तुम चाहते हो कि मैं ये खा लूं? उसने धीरे धीरे और प्यारे अंदाज में सिर हिलाया। मैं मुस्कुराया, बिस्किट उठाया और गौरव के मुंह में डाल दिया। मैं ठीक हूं, तुम खा लो। हाँ, एक बात बतानी है सब लोग, क्या तुम्हारे पास अभी भी कल वाला खाना बचा है? हाँ, मेरे पास है, मेरे पास थोड़ा सा है। क्यों, क्या तुम वापस खरीदना चाहते हो? मैं तो बेच दूंगी। हासना ने मजाक में बिस्किट दिखाए। नहीं, अब उसे खा लो। क्या? आज खाना खत्म होने से पहले सब खा लेना, ठीक है? मैंने बार बार कहा, नहीं तो पछताना पड़ेगा। हाँ ठीक है। श्वेता, तुम ये सब क्यों मान रही हो? रविंद्र जी अगर ऐसा बोल रहे हैं तो जरूर कोई वजह होगी। श्वेता हल्के से मुस्कुराई और बिस्किट का पैकेट खोल लिया। हितेश थोड़ी उलझन में था, लेकिन उसने भी खाना खा लिया। वहीं गौरव तो मेरी बात सुनते ही खा गया। वो सच में बहुत समझदार बच्चा था। अच्छा, मैं एक बिस्किट बचाकर रखती हूं। मैं तुम्हें नहीं रोक रहा। मैंने कंधे उचका दिए। अब पछताना या नहीं, ये उसके ऊपर था। दोपहर के समय मेन ग्रुप की तरफ से एक बड़ा ऐलान हुआ। चंदन लोगों से घिरे एक ऊंचे स्टेज पर खड़ा होकर बोला, आज से खाने की मात्रा कम कर दी गई है। अब हर इंसान को सिर्फ 3 बिस्किट मिलेंगे। और उसकी बात पूरी होने से पहले ही लोग गुस्सा हो गए। क्या 3 बिस्किट? इससे कोई कैसे जिएगा? सही बात है, ग्रुप मेंबर को तो ज्यादा खाना मिलता है। क्या हमें कुछ नहीं पता? लोग भले ही गालियां दे रहे थे, लेकिन चंदन शांत रहकर मुस्कुराता रहा। आप लोग सही कह रहे हैं। हाँ, ग्रुप मेंबर्स को ज्यादा खाना मिलता है। अगर खाना चाहिए तो मेंबर बनने के लिए अप्लाई करो। पर मेंबर बनकर तो बहुत कम लोग ही वापस लौटे हैं। हर बार कोल ग्रुप वाले ही क्यों बचते हैं? क्या तुम चाहते हो कि हम अभी मर जाएं? लोगों के गुस्से के बावजूद चंदन बिल्कुल शांत था। तुम्हें पता है बाहर जाना कितना खतरनाक है। अगर तुम्हें हमारी बात पसंद नहीं तो खुद जाकर खाना लाओ। वो तो लोग चुप हो गए। सब जानते थे कि बाहर गए तो मर जाएंगे, लेकिन चंदन ने बात जारी रखी। एक और तरीका है खाना पाने का, मेंबर बने बिना भी। क्या तरीका है? सौदा करो, हम खाना देंगे अगर तुम हमें कुछ ऐसा दो जो हमारे काम का हो। हर किसी के पास देने के लिए कुछ न कुछ होता है ना? चंदन की ठंडी नजरों से लोग डर गए। इनमें ज्यादातर वो लोग थे जिन्होंने मुझसे कल खाना खरीदा था। कैरेक्टर चंदन कुमार ने उकसाने वाला लेवल 2 स्किल इस्तेमाल की है। मैं तो ऐसा नहीं करने वाला था, लेकिन कल रविंद्र ने मुझे एक अच्छी बात बताई। इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। अगर खाना चाहिए तो अपने आप को काबिल साबित करो। यही तरीका है। हाँ हाँ, धन्यवाद रविंद्रनाथ। ये देखो जरा। अब सब लोग मुझे घूर रहे थे, उनकी नजरों में नाराजगी थी। सब इस आदमी की वजह से हो रहा है। लोग गुस्से में थे और चंदन के पास उकसाने वाली स्किल थी। ये स्किल आमतौर पर चालाक लीडरों के पास होती है, लेकिन अब सबका गुस्सा मेरी तरफ हो गया। मैंने चंदन की ओर देखा। उसका तरीका बहुत हल्का था, कम से कम उन लोगों से जो ट्रेन स्टेशन में थे। स्टेज के पास लोग सौदा करने लगे थे। मां, मैं कॉइन से खरीदूंगा, कितना लोगे? 200 कॉइन? क्या? मेरे पास इतने नहीं हैं। तो जाओ यहां से। एक खाने की चीज के लिए 200 कॉइन, इतना तो शायद सीहू हाथा भी नहीं मांगेगा। कोल ग्रुप का एक लड़का जो खाना बेच रहा था, मुझे देखकर कांपने लगा। उसकी जांघ पर पट्टी बंधी थी। शायद वही था जिसे मैंने कल पिटा था। क्या मैंने तुम्हें कल के लिए थैंक्स कहा था? मैंने अचानक सिर घुमाया तो देखा कि हासना पास खड़ी थी। मुझे लगता है तुमने कहा था। फिर भी मैं दोबारा थैंक्स कहना चाहती हूं। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन हासना की नजर उस घायल आदमी पर थी। जिसका पैर टूटा है वही है जिसने कल मेरे साथ गलत करने की कोशिश की थी। ओह, ऐसा है। उसे मत छूना, मैं खुद उसे मारूंगी, समझे? उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो बहुत गुस्से में थी। मुझे लगा, क्या इसे कोई ताकतवर स्पॉन्सर मिला है या इसकी छिपी ताकत अब जाग रही है? खास स्किल कैरेक्टर लिस्ट एक्टिवेट हो गई है। मैं थोड़ा हिचका इस स्किल को इस्तेमाल करने में।
अगर मैं इसे न बचाता तो शायद ये मर जाती। क्या अब इसका नाम लिस्ट में आएगा? कैरेक्टर जानकारी नाम हासना समीम, उम्र 27 साल, स्पॉन्सर कोई नहीं, लेकिन 3 स्पॉन्सर इसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। गुप्त ताकत, हिडन स्किल, राक्षसों को मारने की स्किल। लेवल 1 तलवार चलाने की कला। लेवल 1 शरीर पर कोई कर्ज नहीं, शारीरिक ताकत, सहन शक्ति। लेवल 4 ताकत। लेवल 4 फुर्ती। लेवल 7 जादुई शक्ति। लेवल 4 कुल मिलाकर इसके पास एक छुपी हुई शक्ति है जिसमें बहुत ताकतवर बनने की क्षमता है। इसकी असली ताकत अभी पूरी तरह से नहीं जागी है। अच्छी बात यह थी कि इसकी जानकारी स्किल में आ गई। ये बाकी लोगों से अलग थी। शायद इसे पहले से ही कुछ मदद मिली हुई थी। और हां, इसका जो खास स्किल है वो काफी मजेदार है। हिडन स्किल नाम से तो ये छोटा लगता है, लेकिन वेज ऑफ सर्वाइवल नाम की कहानी में ये एक बहुत ही खास ताकत है। ये आगे चलकर साधारण से जरूरी या बहुत ही शक्तिशाली स्तर तक पहुंच सकती है। सर्वाइवल की दुनिया के 100 सबसे ताकतवर लोगों में से एक बेरहम किलर असल में पहले था। हासना को देखकर मुझे लगा था कि वो बस एक आम इंसान है, लेकिन अब लग रहा है कि शायद उसे अपना साथी बनाने के बारे में सोचना चाहिए। उसकी राक्षस मारने वाली ताकत को बढ़ने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर उसे अच्छे से सिखाया जाए तो वो बहुत ताकतवर बन सकती है। वैसे रविंद्र जी, आप बहुत शांत हैं। शांत? शायद ऐसा लग रहा हो। मैंने ऐसे हालात कहानियों में पढ़े हैं, इसलिए मुझे इनसे निपटना आता है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे आप जा कहां रहे हैं? मैंने जवाब नहीं दिया और प्लेटफॉर्म से नीचे उतर गया। हासना भी मेरे पीछे आना चाहती थी, लेकिन मैंने हाथ से उसे रोक दिया। ठीक है, मैं अकेला ही जाऊंगा। फिर भी हासना बड़ी आसानी से प्लेटफॉर्म से नीचे कूद गई। मैं रेलवे ट्रैक के किनारे चलते हुए उस सुरंग की तरफ गया जो ट्रेन स्टेशन की ओर जाती थी। वहां बहुत अंधेरा था और अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वहां से बहुत गंदी और खून जैसी बदबू आ रही थी। आप अंदर तो नहीं जाने वाले हैं ना? हासना ने पूछा। जो भी उस रास्ते से गया है वो मारा गया है, गुंडे या कोई और। अंदर गया तो मरना तय है। लेकिन उसकी बात पूरी तरह सही नहीं थी। सब लोग नहीं मरे थे। कम से कम एक आदमी वहां से होकर अगले स्टेशन तक पहुंच चुका था। हम दोबारा प्लेटफॉर्म पर आ गए। हम थोड़ी देर के लिए गए थे, लेकिन खाना लेने वालों की लाइन अब भी बहुत लंबी थी। कुछ लोग जो ज्यादा बोल रहे थे उन्हें पीटा गया था और कुछ से अजीब अजीब चीजों के बदले खाना लिया जा रहा था। थोड़ी देर बाद हासना ने देखा कि कुछ लड़कियां चुपचाप एक तिरपाल के पीछे जा रही हैं। ये देखकर वो बहुत गुस्से में आ गई। उफ, बहुत गुस्सा आ रहा है। तुमने देखा वो? हाँ, मैंने देखा। चंदन ने कहा था कि खाने के बदले कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन जो लड़कियां अभी अंदर गईं, उनके पास कुछ भी नहीं था। हासना तुरंत खड़ी हो गई। मैं ये सब नहीं देख सकती। तुम क्या करने वाली हो? उन्हें रोकूंगी, चाहे जो भी हो। मैं उन्हें समझाऊंगी कि ऐसा मत करें, तो फिर वो औरतें भूखी रहेंगी। और तुम कुछ भी नहीं कर सकती? हाँ, मुझे लगता है इस बार तुम्हें भी बस देखना चाहिए। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैंने चुपचाप हासना की नाराज नजरों को सहा। हासना, उन्हें रोकने से कुछ नहीं होगा। अभी तो रोक लोगी, लेकिन रात में फिर ऐसा ही कुछ होगा। तो मैं फिर रोकूंगी, बार बार रोकूंगी। तो फिर उनके खाने का क्या होगा? जो औरतें अंदर गई हैं उनमें एक मां अपने बच्चे के साथ है। अगर वो बच्चा भूख से मर गया तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगी? हासना की आंखें भर आईं। उसने अपना सिर झुका लिया। तो फिर मैं क्या कर सकती हूं? कोई और तरीका है क्या? मैंने उसकी तरफ देखा। अब मुझे यकीन हो गया कि हासना कुछ गलत नहीं करेगी। उसके पास एक हिडन स्किल है और राक्षसों को मारने की ताकत है। अगर उसने गलत रास्ता चुना तो वो एक खतरनाक इंसान बन सकती है। हासना, असली समस्या क्या है? खाना, है ना? हाँ, सही है। तो हमें समस्या की वजह को खत्म करना होगा। क्या? मैंने जवाब नहीं दिया और अपनी घड़ी देखी। समय हो गया था। हाँ, वो आ गया था।
हवा में एक बिजली सी लहर दिखाई दी और एक जानी पहचानी आकृति सामने आई। लोग चारों ओर चीखने लगे। वो था इंसानों का बुरा सपना जिसने इस तबाही की शुरुआत की थी। तुम लोग कैसे हो? क्या तुम लोगों को थोड़ा शांति मिल? सिहुहाता आ गया था। सिहुहाता को देखकर लोग घबरा गए। जब भी यह आता था कुछ न कुछ बुरा ही होता था। यहां तक कि जो हमेशा बहादुर रहती थी हासना भी थोड़ी डर गई। लेकिन यह सिहुहाता बोंगा नहीं था। पहले इसी चैनल की जिम्मेदारी बोंगा के पास थी, लेकिन यह सिहुहाता अलग था। बोंगा की सफेद फर थी जबकि इस वाले की फर काली थी। जो जिनका पहले चैनल संभालने का काम था वो सजा भुगत रहे हैं, इसलिए अब मैं ये मिशन संभाल रहा हूं। इस सिहुहाता की डरती हुई आवाज सबको याद रह गई। तर तुम लोग तो बहुत आराम में लग रहे हो। अब वो बोंगा तो बस दिखावा करता था और इतना आसान मिशन दे गया। क्या बकवास कर रहे हो? साफ साफ बोलो, क्या चाहिए? हाय, गुस्सा मत हो। मैं तो बस तुम लोगों के लिए आया हूं। हमारे लिए? तो फिर खाना दो। खाना? ओ, अगर खाना चाहिए तो? उसकी बात खत्म होते ही उसने अपना हाथ हिलाया। अब एक सजा जुड़ गई है। अब से कोई भी खाना जमा नहीं कर सकता। सभी जमा किया गया खाना गायब हो गया है। ओ, ये क्या हुआ? जिन लोगों ने खाने का स्टॉक जमा किया था वो चिल्लाने लगे। फिर चाहे वो ग्रुप के लोग हों या कमजोरों के, जो भी खाना उनके पास था वो सब हवा में उड़ने लगा। हे, तो दोस्तों, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तब तुम्हें सोचना होगा कि इस कहानी से बाहर कैसे निकलना है। सिहुहाता ने एक इशारा किया और लोगों के पास जो भी खाना था, जैसे डिब्बा बंद खाना, बिस्किट, एनर्जी बार, सब एक झटके में नष्ट कर दिया। जैसे ही खाना गायब हुआ लोगों के चेहरे उदास हो गए। तो तुम लोगों को भूख लगी है? वैसे भी तुम सब धरती के कीड़े। अब उसकी बातों का अंदाज अचानक बदल गया। मुझे उसका नाम थोड़ा याद आने लगा। असली कहानी में ऐसा एक सिहुहाता था जो देखने में डरपोक लगता था लेकिन बहुत ही निर्दयी था। थोड़ी दूर पर चंदन मुझे हैरान नजरों से देख रहा था। अब चलो सब मिलकर थोड़ा मजा करते हैं। हे। इसके बाद कुछ सिस्टम मैसेज सामने आए। सीन के लिए एक सज्जा जोड़ी गई है। जिंदा रहने का खर्चा नाम की शर्त जोड़ी गई है। अब से हर रात 100 कॉइन काटे जाएंगे। अगर नहीं दे पाए तो मर जाओगे। यह नियम तब तक रहेगा जब तक अगला मेन मिशन पूरा नहीं होता। मैं इन मैसेज को देखकर मुस्कुराया। हां, अब सब कुछ वैसा ही लगने लगा जैसा वेज ऑफ सर्वाइवल की असली कहानी में होता है। तो अब मैं सब कुछ तुम लोगों पर छोड़ता हूं। सिहुहाता ये कहकर गायब हो गया। अब 2 सजाएं दी गई थीं, खाने की सजा और जिंदा रहने की सजा। मुझे पहले से खाने वाली सजा के बारे में पता था, लेकिन दूसरी सजा वेज ऑफ सर्वाइवल कहानी में नहीं थी। शायद ये इसलिए हुआ क्योंकि मेरा बोंगा के साथ कोई खास कॉन्ट्रैक्ट था। हासना ने देखा कि उसकी जेब में रखा बिस्किट गायब हो गया था। वो धीरे से बोली, रविंद्र जी, क्या आपको पहले से पता था कि ऐसा कुछ होगा? मुझे अंदाजा था। मैं सोच रहा था कि सिहुहाता इंसानों को तंग करने के लिए सबसे पहले क्या करेगा। आपको तो भविष्य का सही अंदाजा लगाना आता है। मैंने हितेश और बाकी लोगों को बुलाया। अब मिशन बन चुकी थी तो अब आगे बढ़ना था। हमारा खाना वापस करो। ऐसा कैसे हो गया? गरीब और कमजोर लोगों का समूह रोने लगा। यहां तक कि चंदन और उसका ग्रुप भी इस अचानक खाने की कमी से बहुत परेशान हो गया। मेरी नजर चंदन से मिली। वो होंठ काट रहा था, जैसे खुद को रोक रहा हो कुछ बोलने से। क्या तुम पहले से जानते थे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं उसके मन की बात पढ़ सकता तो शायद वो यही सोच रहा होता। आपने चंदन कुमार के विचारों को समझ लिया है। आपकी समझ चंदन के बारे में और गहरी हो गई है। क्या इतनी सी बात से समझ बढ़ जाती है? मैंने बाकी लोगों के चेहरे देखे और समझने की कोशिश की कि वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन इस बार मुझे कोई और मैसेज नहीं मिला। इधर चंदन ने जल्दी से सबको इकट्ठा किया ताकि माहौल शांत किया जा सके। सुनो सब लोग, मैं एक जरूरी बात बताने जा रहा हूं।
बात बहुत सीधी थी। अब हालात और भी खराब हो गए थे, इसलिए गरीबों के ग्रुप से और लोगों की जरूरत थी जो बाहर जाकर खाना खोज सके। हमें जल्दी करनी होगी। अब अंडरग्राउंड स्टेशन पर कोई खाना नहीं बचा था। जो लोग टीम में शामिल नहीं होंगे उन्हें खाना नहीं मिलेगा। इस सख्त बात के बाद भी लोगों ने कोई विरोध नहीं किया। नहीं कर सकते थे क्योंकि हालात ही ऐसे थे। सबने जल्दी समझ लिया और एक एक करके लोग खुद मेंबर बनने के लिए आगे आने लगे। भले ही खाना अब नहीं बचा था, लेकिन चंदन के चेहरे पर अब भी उम्मीद थी। जैसे जैसे हालात बिगड़ रहे थे, असली कंट्रोल उसी के ग्रुप के पास जा रहा था। हितेश को यह देखकर चिंता हुई। उसने पूछा, रविंद्र जी, अब क्या करें? रविंद्र ने कहा, अब हमें खुद जाकर खाना लाना होगा। यह सुनकर सबके चेहरे गंभीर हो गए। खाना लाना, इसका मतलब था कि उन्हें खतरा उठाना पड़ेगा। तो क्या हमें मेंबर बनना होगा? ऊपर जमीन पर थोड़ा खाना अभी भी बचा है। नहीं, हम ऊपर नहीं जाएंगे। वहां गए तो जिंदा नहीं बचेंगे। मैंने जमीन पर पड़ी एक पुरानी गैस मास्क को देखा। वो मास्क जहरीली हवा से नहीं बचा सकती थी, लेकिन खाना तो ऊपर ही है। हितेश, अब दुनिया बदल चुकी है, तो हमें खाने का तरीका भी बदलना होगा। मैंने मेट्रो स्टेशन की सुरंग की तरफ देखा। रुको रविंद्र जी, आप कहना क्या चाहते हैं? बिल्कुल वही जो तुम सोच रहे हो। अब इस नई दुनिया में इंसान सबसे ताकतवर शिकारी नहीं रहे, लेकिन अगर हम शिकारी नहीं हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम शिकार बने। अब हम राक्षसों का शिकार करेंगे। थोड़ी देर बाद मैं और कुछ और लोग जो मेन ग्रुप से बाहर थे, मेट्रो स्टेशन की सुरंग के सामने खड़े थे। ओह, तो आप रेलवे ट्रैक के अंदर जाएंगे? मैंने सोचा था कि चंदन हमें उसके टीम में शामिल न होने पर रोकेगा, लेकिन वह तो खुश लग रहा था कि मैं अलग हो गया। शायद उसे लग रहा था कि मैं उसकी ताकत के लिए खतरा बन सकता हूं। देखो, अगर लंबे समय की बात करें तो हमें एक ऐसी टीम चाहिए जो खास तौर पर इस मिशन पूरा कर सके। तुम लोग सुरक्षित लौटाना। वो आदमी थोड़ा मजेदार था। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे खुद टीम का कप्तान हो, लेकिन मुझे पता था कि अब उसका अंत ज्यादा दूर नहीं है। आप चंदन को थोड़ा और बेहतर समझने लगे हैं। अब आप चंदन को एक अच्छे स्तर तक समझ चुके हैं। अब मुझे समझ में आ गया, किसी कैरेक्टर को ज्यादा समझने के दो कारण हो सकते हैं, वो कि जब वो मुझे पसंद करने लगे या मुझ पर भरोसा करने लगे। दो, और जब मैं उसके मन की बात सही सही समझ लूं। शायद इस बार दूसरा कारण था। चंदन कुमार को आप पर शक हो गया है। अब तक की समझ से मुझे थोड़ा थोड़ा अंदाजा होने लगा था कि वो क्या सोच रहा है। क्या मेरी टीम का एक आदमी तुम्हारे साथ आ सकता है? मुझे मिशन की जानकारी चाहिए। चंदन हमें इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था। मैंने उसके पीछे खड़े उस आदमी को देखा जो हमारे साथ जाने वाला था। वो बेचारा काफी बदकिस्मत था। मुझे इनके साथ जाना है। और नहीं तो क्या हिमेश भाई, कल रात तो तुम खुद ही रविंद्र से बात करना चाहते थे ना? वो बात। चंदन की टीम का जो आदमी हमारे साथ भेजा गया, उसका नाम था हिमेश सैनी, जो एक डिपार्टमेंट हेड था। रविंद्र जी, अगर आपको कोई दिक्कत न हो तो मैं साथ चलूं? ठीक है, चलो साथ चलते हैं। मेरे तुरंत मान जाने पर हिमेश चौंक गया। उसे लगा था मैं मना कर दूंगा। हितेश थोड़ा परेशान लग रहा था, लेकिन मेरे मन में पहले से एक प्लान था। इस तरह डिब्बा 1307 के 5 बचे लोग, मैं, हितेश राजपूत, गौरव कौर, श्वेता देसाई और हिमेश सैनी फिर से एक टीम बन गए। क्या मैं भी चल सकता हूं? तुम्हारा शरीर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी चलेगा। हां, अब ठीक लग रहा है। एक और इंसान जुड़ गया। अब हासना समीम को मिलाकर कुल 6 लोग हो गए थे। ऐसे हालात के लिए ये लोग कुछ ज्यादा लग रहे थे, लेकिन जो मुसीबत आने वाली थी उसके सामने ये संख्या बहुत कम थी। एक नया साइड मिशन शुरू हो गया है। दूसरा मिशन, खाना ढूंढना। कैटेगरी साइड टास्क, मुश्किल स्तर। आसान, क्या करना है? ऐसे राक्षसों को मारना जो खाए जा सकते हैं और फिर उन्हें पकाना। समय सीमा निर्धारित नहीं। इनाम 500 कॉइंस। अगर फेल हुए तो
क्वेश्चन मार्क। जैसे ही वो लोग सुरंग में गए, एक नया टास्क शुरू हो गया। खाना ढूंढना। ये एक जरूरी काम था जो करना ही था ताकि अगला मेन मिशन शुरू हो सके। कुछ सुप्रीम्स तुम्हारे काम को देखने का इंतजार कर रहे हैं। सुरंग में बहुत अंधेरा था। हम बस 10 कदम ही चले थे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने टॉर्च जलाकर देखने की कोशिश की, लेकिन आसपास कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पर्दा रोशनी को रोक रहा हो। असली चीज उस पर्दे के पार थी। रविंद्र जी, 1 मिनट रुकिए, आगे जाना बहुत खतरनाक है। हासना, जो मेरे साथ चल रही थी, रुक गई। क्या हमें सच में इसी रास्ते जाना है? मुझे तो लग रहा है जैसे हम जानबूझकर खतरे में जा रहे हैं। हमारे साथ गौरव भी हैं। सच कहूं तो मुझे भी शुरुआत से चिंता थी। अभी भी वक्त है। क्यों ना हम गौरव को यहीं छोड़ दें, और अगर हो सके तो महिलाएं भी। हितेश जी, मैं आपकी तरह ताकतवर नहीं हूं, लेकिन मुझे लड़ाई करना आता है। मैंने थोड़ी बहुत तलवारबाजी सीखी है। लेकिन बिना वजह की बहस शुरू होने वाली थी, इसलिए मैंने बीच में बोलकर रोक दिया। हितेश, मैंने पहले भी कहा था, दुनिया बदल गई है। यह सोचना गलत है कि औरतें कमजोर होती हैं। अब हर कोई अपने स्किल बढ़ाकर ताकतवर बन सकता है। लेकिन हासना, आपकी बात में भी एक कमी है। क्या? जैसे औरत कमजोर नहीं होती, वैसे ही बच्चा भी कमजोर नहीं होता। गौरव, इन्हें दिखाओ। गौरव आगे आया। उसने चारों तरफ देखा, फिर जमीन पर बैठकर हाथ आगे बढ़ाया। हासना की आंखें हैरानी से फैल गईं। हे भगवान, ये क्या है? कॉकरोच! छी! हिमेश डर के मारे चिल्ला पड़ा। दूर से जो कॉकरोच आया था वो गौरव की उंगली से एक हल्की सी चमकती डोरी से जुड़ा था। वो कॉकरोच गौरव की बात मान रहा था जैसे कोई पालतू जानवर हो, और फिर अंधेरे में चला गया। मेरी ताकत है कीटों को अपने बस में करना। गौरव को एक खास ताकत मिली थी जिससे वो कीड़ों से बात कर सकता था। इसे कहा जाता है लिविंग कम्युनिकेशन। ये तो कुछ भी नहीं है। सामने 100 कदम तक सब कुछ सुरक्षित है। उसने बहुत शानदार तरीके से रास्ता देखकर सबको हैरान कर दिया। सब लोग चुप रह गए। फिर गौरव ने कॉन्फिडेंस से कहा, आपकी फिक्र का शुक्रिया, लेकिन मैं आपके साथ इसलिए नहीं आया कि आप मेरी देखभाल करें। हाँ, ठीक है। हासना ने थोड़ा नाराज होकर सिर हिलाया। गौरव मेरे पास आया और मैंने प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरा। गौरव की यह ताकत असली वेज ऑफ सर्वाइवल कहानी में नहीं थी। उसे शुरू में बचाना बिल्कुल सही फैसला था। हम अब एक साफ रास्ता पार करके गहरे अंधेरे की ओर बढ़ गए। आप एक डेंजर जोन में आ गए हैं। श्वेता जी, चलते समय मेरा हाथ पकड़ना खतरनाक हो सकता है। क्या तुम मुझसे ज्यादा डर रहे हो? ना नहीं, पर्दे के अंदर की हवा बहुत भारी और नमी से भरी थी। लाइट कम करो। श्वेता ने जल्दी से टॉर्च को हाथ से ढक लिया। क्योंकि इस टॉर्च में रोशनी कम करने का बटन नहीं था, इसलिए उसे हाथ से ही रोशनी कम करनी पड़ी। अरे, नीचे मत दिखाओ। हासना को जमीन देखकर उल्टी जैसा लगने लगा। वहां पर कटे फटे शव बिखरे हुए थे। जो लोग इस रास्ते से गुजरे थे, उनके शरीर अब जमीन पर पड़े थे। श्वेता ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। हिमेश कांप रहे थे और बहादुर हितेश भी पसीना पसीना हो गए। लेकिन छोटा बच्चा गौरव बिल्कुल शांत था, जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। मुझे थोड़ी चिंता हुई। क्या वो इसे कोई खेल समझ रहा है? यहां कुछ है जो इंसान नहीं है। जैसे गौरव ने कहा, जमीन पर सिर्फ इंसानों के नहीं, बल्कि कुछ जानवरों के भी शव पड़े थे। वे किसी बड़े भेड़िए जैसे दिखते थे। ये जमीन में रहने वाले जीव थे जो दिखने में चूहे जैसे लगते थे। इन्हें कहा जाता है 9वीं स्तर की जमीनी चूहे। नाम से ये साधारण लगते हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक होते हैं। ये झुंड में जमीन के नीचे से निकलकर शिकार पर हमला करते हैं। लेकिन अब ये सब मरे हुए पड़े थे, जैसे किसी ने इन पर बम गिरा दिया हो। हासना ने चैन की सांस ली। ये किसने किया? साफ था कि यह काम किसी आम इंसान का नहीं था। चंद्रशेखर वर्मा ही एकमात्र इंसान था जो जमीन के चूहों को इस हाल में ला सकता था। वो अकेले इसी रास्ते से अगले स्टेशन की तरफ चला गया था। लेकिन मुझे हैरानी हो रही थी। असली कहानी में चंद्रशेखर को आज रात या फिर कल ही अगला स्टेशन जाना था। तो फिर वो इतनी जल्दी क्यों गया? क्या वो बेचैन हो गया था?
इसकी क्या वजह थी? रविंद्र जी, क्या हम इसे खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं? मिशन में लिखा था कि हमें खुद शिकार करना होगा, तो शायद ये खाना नहीं चलेगा। हाँ, वैसे भी इसे खाना थोड़ा अजीब लगेगा। पकाएं क्या? आग पर तंदूर करें? पकाया तो जा सकता था, लेकिन इसके लिए एक खास तरह की आग चाहिए थी। रविंद्र जी, तुमने कहा था कि तुम्हें तलवारबाजी आता है। हाँ, थोड़ा बहुत आता है, पर तुम ये क्यों कह रहे हो? मैंने चूहे के शरीर में चाकू घोंपा और काटना शुरू किया। जब मैंने इसे कहानी में पढ़ा था तो इतना मुश्किल नहीं लगा था, लेकिन असल में करना उतना आसान नहीं था। किसी तरह उसकी सख्त खाल को हटाया और रीढ़ की हड्डी निकाल ली। ये मेरा पहला प्रयास था, इसलिए थोड़ी गड़बड़ हुई, लेकिन हड्डी फिर भी काम की थी। तुम इसे क्यों ले जा रहे हो? तलवारबाजी के लिए एक हथियार चाहिए ना? पत्थर का कांटा कमजोर था, लेकिन जमीन के चूहे की रीढ़ एक सीधी हड्डी थी, जो शुरुआत में एक अच्छा हथियार बन सकती थी। जब मैंने पैर की हड्डी से जुड़ी नरम हिस्से को काटा और उसे आकार दिया, तो वह हड्डी सच में चाकू जैसी बन गई। मैंने वह चाकू हासना को दे दिया। धन्यवाद। अचानक ऐसा लग रहा है जैसे हम फिर से स्टोन एज में आ गए हैं। इसे थोड़ा और घिसना पड़ेगा ताकि यह अच्छे से काम करे। पास में कुछ पत्थर हैं, उन्हीं से इसे अच्छी तरह तेज कर लो। हा हा हा, समझ गई लीडर। हासना खुश होते हुए उस चाकू को पत्थर से घिसने लगी। मैंने ऊपर देखा तो हितेश हमें थोड़ी जलन भरी निगाह से देख रहे थे। क्या तुम्हें भीख चाहिए? सच में? आप मेरे लिए भी बनाएंगे? सब लोग पास आओ, इसे सीखना बेहतर रहेगा। चलो मिलकर बनाते हैं। सच कहूं तो मैं भी पहली बार ऐसा कुछ बना रहा था। अगर वेज ऑफ सर्वाइवल नाम की कहानी में इसके बारे में जानकारी ना होती तो मैं ये नहीं कर पाता। ये कहानी इतनी मशहूर क्यों नहीं हुई? वजह साफ है, लेखक ने बहुत ज्यादा बातें लिख दी थीं। रविंद्र जी, आप इसमें नए हैं लेकिन अच्छा बना रहे हैं। हम सब बैठ गए और मिलकर हथियार बनाने लगे। इस बार हमने तलवार नहीं, भाला बनाया। क्योंकि किसी को तलवार चलाने की कला नहीं आती थी, इसलिए भाला बनाना ज्यादा सुरक्षित था। हितेश का भाला सबसे बड़े ग्राउंड राइट की रीढ़ की हड्डी से बना। श्वेता और हिमेश के हथियार सामान्य आकार के चूहों की हड्डी से बने, और गौरव का हथियार एक छोटे चूहे की खोपड़ी से बनाया गया। आपने अपने दम पर हथियार हासिल कर लिए हैं। बहुत थोड़े से सुप्रीम्स इंसानों की आदिम प्रवृत्ति में दिलचस्पी ले रहे हैं। सुप्रीम्स ने आपको 100 सिक्के दिए हैं। सबको यह मैसेज मिले, अरे ऐसे काम पर भी सिक्के मिलते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम मरो। तुम्हारे पास अपने सिक्के हैं क्या? हाँ, हमारे पास हैं। जहां तक हो सके कुछ सिक्के अपनी जिंदगी बचाने के लिए बचा कर रखना, और बाकी से अपनी ताकत, सहन शक्ति और फुर्ती बढ़ाना, वरना बचना मुश्किल होगा। ओह ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। हमने तैयारी पूरी की और फिर से आगे बढ़ने लगे। अब वे 100 मीटर जिसका गौरव ने बताया था, हमारे सामने थे। साइड मिशन, खाना जुटाना शुरू हो गया है। जमीन से चूहे जैसे जीव बाहर आने लगे। मैंने जल्दी जल्दी गिनती की, 1 2 3, पूरे 13 थे। उम्मीद से ज्यादा थे। ये जमीन चूहे एक लाइन बनाकर खड़े हो गए और हमें घूरने लगे। जैसे ही हम उस लाइन को पार करते, लड़ाई शुरू हो जाती। कोई प्लान नहीं है, हम सब नए हैं। ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं नहीं मानता कि तुम सब बच पाओगे। वो फिर भी सबको जिंदा रहना है, प्लीज। टीम में सिर्फ हिमेश ही घबराया हुआ लग रहा था। बाकी सब थोड़े डरे हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर जोश साफ दिख रहा था, खासकर हासना की आंखों में। ठीक है, ट्राई करते हैं। सब लोग जिंदा रहना। जैसे चंद्रशेखर ने मुझे परखा था, अब मैं भी इन्हें आजमाना चाहता था। चाहे कोई कितना भी अच्छा टीचर हो, अगर इंसान खुद लड़ना ना चाहे तो वो इस दुनिया में नहीं टिक सकता। आखिर में इंसान को खुद ही खुद को बचाना होता है, और ये मौका था सबके लिए ये बात समझने का। तो चलो अब बढ़ते हैं। अब मुझे ये भी पता चल गया था कि इन लोगों में से किसे अपने साथ रखना है। जैसे ही हमने एक और कदम आगे बढ़ाया, जमीनी चूहे हम पर झपट पड़े।
लड़ाई शुरू हो गई। टीम ने बहुत अच्छी तरह से लड़ाई की। यह देखकर थोड़ा हैरानी भी हुई, खासकर हितेश और हासना, जो मेरे साथ सबसे आगे थे, बहुत ताकतवर साबित हुए। लड़ाई के दौरान हमारी टीम अपने आप दो हिस्सों में बंट गई। हम 3 लोग आगे थे और बाकी 3 पीछे। लड़ाई शुरू हुए अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि कुछ जमीनी चूहे मारे गए और जमीन पर गिर पड़े। हितेश ने एक और चूहे को हरा दिया, अपने माथे से पसीना पोंछा और बोला, और अस्सजी की अब तो जीने की उम्मीद लग रही है। जब इंसानों की ताकत और बाकी स्किल बढ़ जाते हैं तो वो कमजोर नहीं रहते। फिर भी इस दुनिया में हितेश का कॉन्फिडेंट बहुत खास था। आम लोग तो ऐसे राक्षसों को देखकर डर ही जाते, इसलिए बाद में उसे स्टील तलवार कहा गया। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी हासना। इनका हमला तो मेरी सोच से अच्छा है। शायद उसके पास तलवार चलाने की ट्रेनिंग थी। हर बार जब वो तलवार चलाती, चूहे की टांग या पूंछ कट जाती। उसने अपनी ज्यादातर कॉइन ताकत बढ़ाने में लगाई थी, इसलिए उसकी स्टैमिना यानी सहने की ताकत थोड़ी कम हो गई थी। उसकी तलवार इतनी तेजी से चल रही थी कि हवा भी कांप गई। अरे, एक बच गया, कोई मदद करो। उसकी आवाज थोड़ी डरी हुई थी। उसकी कमजोरी बस यही थी कि वो जल्दी थक जाती थी। वे चूहे थोड़े चालाक थे। उन्होंने सबको इधर उधर कर दिया और फिर सबसे कमजोर लगने वाले पर हमला करने दौड़े। इसे मुझ पर छोड़ दो। लेकिन चूहों को नहीं पता था कि उन्होंने गलत इंसान को चुना है। गौरव ने एक भारी चीज उठाकर चूहे के सिर पर फेंकी। चोट ज्यादा नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि बाकी लोग मिलकर उसे मार सके। श्वेता का भाला चूहे के शरीर में जा घुसा। वो चूहा तड़पा, लेकिन फिर कमजोर होकर गिर पड़ा। श्वेता थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उसने भाला नहीं छोड़ा। चूहा मर गया। सच कहूं तो मुझे लगा था कि श्वेता को इस नई दुनिया में रहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उसने बहुत अच्छा किया। ज्यादातर लोग ऐसे हालात में डर जाते हैं, जैसे हिमेश, जो चुपचाप एक तरफ खड़ा हुआ था। जब सब लोग मुश्किल में फंसे थे, एक आदमी पीछे छिपा हुआ था। वो ठीक से छिप भी नहीं पाया और उसकी टांग से खून बह रहा था। मैंने आखिरी ग्राउंड राइट को कांटे से मार दिया और फिर सब तरफ शांति हो गई। मैंने कांटे से खून साफ किया और सबकी तरफ देखा। सभी को हल्की फुल्की चोटें आई थीं, सिवाय हिमेश के। किसी को कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी। ये हमारी पहली जीत थी। श्वेता और गौरव थक कर बैठ गए। हितेश ने अपना भाला जमीन में गाड़ा और पसीना पोंछा। हासना आसपास मरे हुए ग्राउंड राइट गिन रही थी। रविंद्र जी, आपने कितने मारे? 4 मारे। हम्फ, मैंने 2 मारे। मैंने 3 मारे। जब हितेश ने गर्व से बताया कि उसने 3 मारे तो मुझे थोड़ा बुरा लगा। मेरे आंकड़े उससे बेहतर थे, फिर भी हम में बस 1 का फर्क था। मैंने तो एक स्किल भी इस्तेमाल की थी। मैंने हितेश की जानकारी देखी। कैरेक्टर जानकारी: नाम हितेश राजपूत, उम्र 28 साल, स्पॉन्सर स्टील मास्टर, खास पहचान एक सैनिक जिसने अन्याय को नजरअंदाज किया। स्किल्स: चाकू चलाना। स्तर 2 छिपने की कला। स्तर 1 धैर्य। स्तर 1 न्याय की भावना। स्तर 1 हथियार चलाने की ट्रेनिंग। स्तर 2 स्टिग्मा माउंटेन पुश। स्तर 1 कुल आंकड़े: सहन शक्ति 12, ताकत 9, फुर्ती 9, जादू शक्ति 6, कुल मूल्यांकन। इनका स्किल और पहचान जल्द ही अपग्रेड होने वाला है। ये आप पर भरोसा करते हैं, लेकिन इनका स्पॉन्सर आपसे थोड़ा सावधान है। स्टार्टर पैक एक्टिव है। ओह, अब समझ आया कि ये इतना ताकतवर क्यों है। स्टार्टर पैक की वजह से। स्टार्टर पैक एक कॉइन पैक होता है जो उन लोगों को मिलता है जिनका औसत स्टैट 10 से कम होता है। इससे उन्हें हथियार चलाने की स्किल मिलती है और उनके स्टैट्स भी बढ़ते हैं। ज्यादातर लोग तो बिना किसी मदद के संघर्ष करते हैं, लेकिन हितेश की किस्मत अच्छी थी। रविंद्र जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। नहीं नहीं, मैं बस कुछ सोच रहा था। अब मुझे थोड़ी जलन सी महसूस हुई, लेकिन मेरे पास पैसे तो थे। मैंने खुद स्टार्टर पैक नहीं खरीदा क्योंकि मेरे स्टैट पहले ही 10 से ऊपर थे और ऐसे में खरीदना नुकसान देता। कमीनी किस्मत। मैंने स्यूहाता बैग जरा जल्दी खोल दिया था। चलो इन ग्राउंड राइट्स को इकट्ठा करते हैं, आज का खाना तैयार करना है।
पर हम इन्हें पकाएंगे कैसे? ऐसे तो खा नहीं सकते। अभी नहीं खा सकते, लेकिन कोई तरीका तो होगा ही। शायद मैंने जवाब कुछ ज्यादा आराम से दे दिया। सब थोड़े चुप हो गए। फिर हितेश ने सवाल किया, एक बात पूछनी है। हाँ रविंद्र जी, क्या आपको इस पूरी सिचुएशन के बारे में कुछ पता है? ओह, मुझसे गलती हो गई। वो तभी मुझे वो नॉवेल याद आया जिसमें कुछ लोग बार बार समय में वापस जाकर चीजें दोहराते थे, और चंद्रशेखर की बात भी। बस ऐसा ही होता है जब कोई इंसान पिछला समय दोहराता है। ऐसे शक उसी पर होते हैं। कुछ जवाब मेरे दिमाग में आए। मैं बोल सकता था कि मुझे बस ऐसा अंदाजा था, या फिर झूठ बोल सकता था जैसे चंद्रशेखर करता है। सुप्रीम षड्यंत्रकारी आपके जवाब का इंतजार कर रहा है। कुछ और सुप्रीम्स भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक रीडर के नजर से सबसे अच्छा जवाब था, आह, ऐसा कुछ करना कि मुझे बोलने की जरूरत ही न पड़े। सुप्रीम षड्यंत्रकारी आपकी चाल पर सिर हिला रहे हैं। एक अभी भी बचा है। हासना चिल्लाई और हितेश दौड़ पड़े, लेकिन जो ग्राउंड राइट छुपा था वो सबसे तेज निकला। वो बाकी जानवरों से बड़ा था। वो बचाओ! उसने हिमेश को उसके पैर से पकड़कर गड्ढे में खींच लिया। पास में खड़ी श्वेता ने भाले से मारने की कोशिश की, लेकिन हिमेश उसे पकड़कर और परेशानी में डाल रहा था। इसे पकड़ो! हितेश ने भाले का हैंडल बढ़ाया, लेकिन वो जमीन पर गिर गया। ग्राउंड राइट और दोनों लोग गड्ढे में गायब हो गए। सुप्रीम गोल्डन हेडबैंड वाला कैदी इस मूर्ख इंसान से नाराज है। हासना गुस्से से बोली, हाय, मुझे पता था ये अंकल मुझे टेंशन देकर बीमार करेगा। सॉरी, मैं देर से पहुंचा। हितेश ने दुखी होकर कहा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, कोई भी उस वक्त कुछ नहीं कर सकता था। हमें उनका पीछा करना चाहिए। मैंने उस गड्ढे की तरफ देखा जहां वे गए थे। वो कोई आम गड्ढा नहीं था। उसके आसपास अजीब सी ऊर्जा थी। अंदर का अंधेरा डरावना लग रहा था। मैं थोड़ा पीछे आया और अपना मोबाइल ऑन किया। बैटरी सिर्फ 5% बची थी। सुबह मैंने किसी से खाने के बदले मोबाइल चार्ज किया था। आपकी पढ़ने की स्पीड आपकी खास ताकत की वजह से तेज हो गई है। थोड़ी देर में मुझे वो लाइन मिल गई जो मैं ढूंढ रहा था। अंधेर हिस्सा, यानी अंधेरे की सीमा, वो जगह है जहां ग्राउंड राइट्स रहते हैं। ये जगह डार्क रूट से निकलती है और यहां काली ऊर्जा होती है। ये राइट्स ऑक्सीजन की जगह उस काली ऊर्जा को सांस में लेते हैं और तभी जिंदा रह सकते हैं जब वो इस जगह के पास हो। मुझे इसका पहले से थोड़ा पता था, लेकिन दोबारा पढ़ना जरूरी था। हाँ, यही था वो जगह, अंधेर हिस्सा का एंट्री पॉइंट। मैंने फोन वापस जेब में रख दिया। रविंद्र जी, हितेश ने चिंता से मेरी ओर देखा। मैंने सिर हिलाया। हमें अंदर जाना होगा। तो फिर? लेकिन ज्यादा लोगों के साथ अंदर जाना बहुत खतरनाक होगा। हितेश और हासना, आप दोनों यहीं बाहर रुकिए। अगर कुछ होता है तो मैं इशारा दूंगा। हासना ने चौंकते हुए कहा, क्या आप सच में सिर्फ गौरव को साथ लेकर जाने वाले हैं? गौरव की शक्ति उनका पीछा करने में काम आएगी। वो मना करने ही वाली थीं, लेकिन मैंने हाथ उठाकर कहा, हितेश, हासना की तबीयत ठीक नहीं लग रही। कृपया आप इनका ध्यान रखें। हितेश को कुछ समझ में आ गया। मैं समझ गया। रुको, मैं ठीक हूं। हासना, आत्मविश्वास अच्छी बात है, लेकिन बेवकूफी मत करो। हासना की सांसें ठीक से नहीं चल रही थीं। वो जहरीली धुन से अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। मैंने दोनों को वहीं छोड़ा और गौरव के साथ सुरंग के अंदर चला गया। यह सुरंग सीधी नीचे की ओर बनी थी, लेकिन अंदर जाते ही ऐसा लगा जैसे हम सीधा खड़े हो सकते हैं, जैसे कोई जादू हो। यह अंधेर हिस्सा नाम की जादुई चीज की ताकत से हो रहा था। इस तरफ चलो। अंदर बहुत अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं सिर्फ गौरव की मदद से ही आगे बढ़ सका। काले धुएं जैसी चीज रोशनी को खींच रही थी, इसलिए टॉर्च भी बेकार थी। अगर गौरव की जानवरों से बात करने वाली ताकत नहीं होती तो मुझे फिर से कॉइन खर्च करने पड़ते। भैया, गौरव ने मुझे पुकारा। क्या आपने वो जानबूझकर किया था? क्या? जब उस अंकल ने दीदी को पकड़ लिया तब आपने उन्हें रोका नहीं। मैं थोड़ी देर चुप रहा।
अंधेरे में उसकी उंगलियां हल्की सी हिली। इसके पहले कि मैं कुछ पूछता, वो खुद बोल पड़ा। उस वक्त मैं भैया का चेहरा देख रहा था। इतने छोटे पल में भी उसने मुझे ध्यान से देखा था। वो बच्चा बहुत तेज था। ऐसे बच्चे से कुछ छुपाना मुश्किल है। हाँ, मैंने जानबूझकर किया था। जैसे ही मैंने ये कहा, मेरे दिमाग में कई मैसेज गूंजने लगे। गॉड सुप्रीम्स तुम्हारी बेरुखी से नाराज है। षड्यंत्रकारी नाम का सुप्रीम तुम्हें ध्यान से देख रहा है। आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जमीन के चूहों की एक आदत होती है। मैंने सच सच बता दिया। वे लोग जिन्हें पकड़ते हैं उन्हें अपनी चीजों के साथ रखते हैं, जैसे कि खाना या कीमती सामान। वहां कोई खास आइटम भी मिल सकता है, लेकिन उनका रास्ता इतना पेचीदा होता है कि वहां बिना उनके पीछे गए पहुंचना मुश्किल है। कुछ देर के लिए गौरव चुप रहा। फिर मैंने कहा, मुझे लगा था वो हिमेश को उठाकर ले जाएंगे, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो श्वेता को भी पकड़ लेंगे। तो आपका मकसद दीदी या उस अंकल को बचाना नहीं था, बल्कि सामान ढूंढना था। हाँ, क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं। उसने मेरी उंगली को कसकर पकड़ लिया। भैया को झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आप वैसे इंसान होते तो आपने मुझे मेट्रो में नहीं बचाया होता। मुझे आप पर भरोसा है। गौरव ज्यादा समझदार था, लेकिन वो अब भी एक बच्चा ही था। उसे ये नहीं पता था कि समझदार होना और बड़ा होना अलग बातें होती हैं। कुछ सुप्रीम्स की आंखों में आंसू आ गए हैं। आपको 200 कॉइन इनाम में मिले हैं। इस दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो बच्चों की समझदारी का फायदा उठाते हैं। सुरंग जितनी लंबी मैंने सोचा था, उससे कहीं ज्यादा गहरी निकली। हमें बहुत देर तक नीचे जाना पड़ा। भैया? हाँ भैया, क्या आप भगवान हो? क्या कहा? या फिर आप इस कहानी के हीरो हो? बच्चे कभी कभी ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जो सीधे दिल को छू जाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी दुनिया में रह रहे थे जहां कहानी और हकीकत में फर्क समझ नहीं आता था। गौरव को खुद भी नहीं पता था कि उसका मतलब क्या था। मैं हीरो नहीं हूं, बल्कि मैं तो हीरो से जलता हूं। लेकिन आपको इस दुनिया के बारे में कुछ पता है ना? मैंने थोड़ा सोचकर कहा। हां, थोड़ा बहुत जानता हूं। तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? अगर मुझसे हो सका तो जवाब जरूर दूंगा। अगर हम ये सारे काम पूरे कर लें तो क्या हम कुछ मांग सकते हैं? मांग सकते हैं? क्या मतलब? मैं थोड़ा हैरान था। जैसे कहानियों में आखिर में इनाम मिलता है, तो क्या इस कहानी के अंत में भी कोई इनाम मिलेगा? अंधेरे में गौरव की सांसें कांप रही थीं। मुझे याद आ गया कि जब उसने अपनी मरी हुई मां को देखा था, तब उसका चेहरा कैसा हो गया था। जो लोग इस दुनिया में जीने लगे थे, वो सब अलग अलग तरीके से इससे जूझ रहे थे। कोई पागल हो गया था, कोई बहुत ज्यादा आस्थावान, और कोई बिना वजह उम्मीद में जी रहा था। हाँ, ऐसा कुछ है। मैं खुश था कि चारों तरफ अंधेरा था, क्योंकि गौरव मेरा चेहरा नहीं देख पा रहा था। हम अब लगभग पहुंच गए हैं भैया। काले धुएं जैसा जो चारों तरफ था, वो तेजी से कम हो रहा था। इसका मतलब था कि अंधेर हिस्सा पास ही है। मैं सतर्क हो गया और कांटे जैसा हथियार कसकर पकड़ लिया। कुछ सुप्रीम्स चुपचाप देख रहे हैं। मुझे जमीन के नीचे से चूहों की आवाज सुनाई दी। जैसे जैसे वो आवाज नजदीक आती गई, आसपास की जगह भी बड़ी लगने लगी। फिर मुझे अंधेरे में एक हल्की रोशनी दिखाई दी, जैसे किसी ने छोटी आग जलाई हो। उस रोशनी के पार मुझे एक पुराना सा फटा हुआ बॉक्स दिखा। मुझे यकीन हो गया कि हम सही जगह पहुंच चुके हैं। और तभी कुछ मैसेज सुनाई दिए। साइड मिशन अपडेट हो गया है। आप ग्राउंड राइट्स के खजाने में पहुंच चुके हैं। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए रविंद्र इन डेथ गेम, सिर्फ XRTC यूट्यूब चैनल पर। स्टोरी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जितने भी स्टोरी लवर है उनके साथ वीडियो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।